अभी हम करने जा रहे हैं यूपी बीएड का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दे रखा है एक तत्व का परमाणु क्रमांक 19 है। परमाणु क्रमांक मतलब उसके अंदर जो प्रोटॉन की संख्या होती है जेड, ठीक है। तो वो परमाणु क्रमांक उसका दे रखा है जेड वैल्यू। उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब इलेक्ट्रॉन्स को रखने का क्रम होता है कि पहले इस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरे शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा ना। जैसे एक ऐसा एटम हो गया और उसके चारों तरफ क्या ऐसा सर्कल तुम बना देते हो, और सर्कल बनाने के बाद उसमें इलेक्ट्रॉन पुट करना स्टार्ट करते हो। तो पहले में 2, दूसरे में 8, फिर तीसरे में 18, ऐसा करके इलेक्ट्रॉन रखते हो। तो तुम कैसे रखोगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यही बताता है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहने का मतलब 19 नंबर वाले एटम में जहाँ पर तुम्हारे पास 19 इलेक्ट्रॉन भी हैं तो उनको एक एटम में कैसे रखोगे, वही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो इसका आंसर पहले लिख देते हैं कि इसका आंसर जो है वो 2881 है। फिर इस बात पे आते हैं कि ऐसा क्यों है और ये छोटा सा सवाल क्यों पूछा हुआ है। छोटा क्यों कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिंपल सीधा साधा सा जो होता है कि एलिमेंट में, ठीक है, जो सबसे ओल्डेस्ट थ्योरी है वो ये कहती है कि पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तीसरी शेल में 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। 18 36, ठीक है। ये कैसे पता चलेगा कि पहले में 2, दूसरे में 18, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 36 होगा? तो इसके लिए फॉर्मूला दिया जाता है 2n स्क्वायर का। 2n स्क्वायर कहने का मतलब क्या? जब यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 होगा, ठीक, n इज इक्वल टू 1 रखोगे, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 1 इंटू 2 2 आएगा, ठीक। यानी पहले वाली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। n इज इक्वल टू जब 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर 2 यानी 4, 4 टू जा 8 यानी 8 इलेक्ट्रॉन आएगा। n इज इक्वल टू जब 3 रखोगे तो 3 3 जा 9, 9 टू जा 18, 9 दूनी 18, ठीक। इसी तरह के 4 रखोगे तो 4 का स्क्वायर 16, 16 दूना 32, जो 16, 16 दूना 32, ठीक। ये तुमने लिख दिया। तो ये इसके लिए फार्मूला दे दिया गया। हालांकि फार्मूला किससे पहले एक्सपेरिमेंट करके देखा गया, एक्सपेरिमेंट से फार्मूला बनाया गया, ना कि फार्मूले से एक्सपेरिमेंट हुआ, ठीक है। तो पहले एक्सपेरिमेंट हुआ, देखा गया कि ऐसा ऐसा सीन देखा जाता है, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन रखे होते हैं। फिर उसको एक इलेक्ट्रॉन के लिए फार्मूला दे दिया गया, फार्मूला दे करके ये वैल्यू निकाल ली गई। फिर उसके बाद ये कहानी किस्सा लिख करके भेज दिया। अब इससे कैसे पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन भरना कैसे है? तो देखो, जब एक इलेक्ट्रॉन होगा हाइड्रोजन के लिए, ठीक, तो एक इलेक्ट्रॉन होगा एक ही, दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, हीलियम के लिए। लेकिन जब 3 इलेक्ट्रॉन होगा लिथियम, तो पहले वाली शेल में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो दूसरी वाली शेल में 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। फिर ऐसे ही 4 नंबर के लिए करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2 इलेक्ट्रॉन, 5 नंबर के लिए करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 6 नंबर के लिए करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 7 नंबर के लिए करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। ऐसे करते करते हम कहाँ पे आ जाएंगे? 10 नंबर पे। तो 10 नंबर पे क्या होगा? 2, 8, यानी पहली वाली शेल में हमने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, दूसरी वाली शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब दिक्कत क्या है, जैसे ही तुम 11 पे जाओगे तो क्या होगा? सेम वैसा ही 1 इलेक्ट्रॉन भरना पड़ेगा। ऐसे करते करते कहाँ तक तुम चले आए? 18 पे आगे, ठीक। और 18 पे क्या होगा? 2, 8, 8 हो जाएगा। तो ये सब सीक्वेंस से चल रहा है कि पहली शेल में तुम 2 इलेक्ट्रॉन भरोगे, भर दिया, फिर जो बचा कुचा रहेगा वो आगे वाली शेल में चला जाएगा। कब तक जाएगा? जब तक 8 इलेक्ट्रॉन पूरा नहीं हो जाता। तो जब तक 8 इलेक्ट्रॉन पूरा नहीं हो गया तब तक हम गए। 9वां इलेक्ट्रॉन आएगा तब क्या करेंगे? 2 भर गया, 8 भर गया, फिर उसको आगे वाली शेल में भेज दोगे, ठीक। और यहाँ पे कितना रखने की जगह है? 18। तो जब 19 नंबर पे तुम जाओगे इसको लिखने के लिए तो ये क्या होगा? 2, 8, 9 हो जाएगा। तुमने ये पढ़ा थ्योरी और ये सब कार्यक्रम तुम कर रखे थे, करने के बाद तुम 19 नंबर पे गए और तुमने ये लिख दिया, और यहाँ लिखते ही ये हो गया तुम्हारा गलत। तुमने सब कुछ सही किया है, ठीक है, कि एलिमेंट थ्योरी तुमने लगाई है, तुमने वो वैल्यू सारी सही लिखी है, तुमने सब कुछ लिखा है, लेकिन फिर भी वो वैल्यू हो गई है गलत। तो इसका एक्सप्लेनेशन कहाँ से देंगे? इसका एक्सप्लेनेशन इससे नहीं देते, ठीक है। यहाँ तो अपवाद बोल करके निकल जाते हैं कि ये एक्चुअल में कितना होगा? 2, 8,
8,1 होगा, ठीक है, जो कि यहाँ पे आंसर टिक कर रखा है, अपवाद बोल देते हैं। लेकिन इस अपवाद का आंसर किस में मिलता है? आंसर मिलता है एसपीडीएफ कॉन्फ़िगरेशन में। और चलो चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ठीक है। तुम एसपीडीएफ को जरा देखो तो, ठीक, ये क्या होता है? 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, ठीक है, ये सीक्वेंस होता है। आगे भी लिख सकते हैं लेकिन आगे की जरूरत नहीं। तो हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन है? हमारे पास है 19 इलेक्ट्रॉन। एस में कितना होता है? एस में 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, पी में कितना 6 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, डी में कितना 10 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, एफ में कितना 14 इलेक्ट्रॉन तक रख सकते हैं। तो एस में कितना भरेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन, बचेगा कितना 17। 17 में से फिर 2 आगे चला जाएगा, कितना बचेगा 15। फिर 15 में से कितना 6 इधर चला जाएगा, कितना बचेगा 9। फिर 9 में से 2 इधर चला जाएगा, कितना बचेगा 7, ठीक। और 7 में से फिर 6 इसमें चला जाएगा, कितना बचेगा 1, और 1 चला जाएगा इसमें, ठीक। अब देखो ये है पहली शेल, ठीक है, ये जो लिखा होता है 1, ये है पहली शेल, ये है दूसरी सेल, ये 2 नंबर वाली, ये है तीसरी सेल, ठीक, और ये चौथी सेल। अब इसको जब तुम पढ़ते हो तो इसमें क्या होता है कि 4s सेल जो है वो 3D के पहले आ जाती है। ये एसपीडीएफ क्या होता है इसके लिए तो थोड़ा पढ़ना पड़ेगा कि एस ब्लॉक क्या होता है, पी ब्लॉक क्या होता है, डी ब्लॉक क्या होता है, और अगर थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो काम हो जाएगा, ठीक। कि हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा हुआ, ये 4s पहले क्यों आ गया, बाद में क्यों नहीं आया है? तो आंसर है इसकी एनर्जी क्या है? लो है। हमको कैसे पता एनर्जी लो है? तुमको कैसे पता होगा एनर्जी लो है? तो ये घर से नहीं लिखा गया है, ये एक एक्सपेरिमेंटल बेस है। ये एक्सपेरिमेंट करके देखा गया है कि जो 4s की एनर्जी होती है वो लो होती है, ठीक है, 3D से। फिर 3D के बाद क्या होना आएगा? 4p आ जाएगा, ठीक है। और ऐसा सीक्वेंस चलता रहेगा, वो तुम लोग एक ट्रायंगल भी बना करके हम लोग करते हैं। तो यहाँ से अगर देखोगे तो पता चलेगा कि पहली वाली शेल के पास केवल 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी वाली शेल के पास 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन है, तीसरी वाली शेल के पास 2 6 8 इलेक्ट्रॉन है, और चौथी वाली शेल के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ से हमको पता चलता है क्योंकि चौथी सेल का एनर्जी जो है वो कम है, 4s की एनर्जी जो कम है, ठीक है, इसलिए जो 2889 ना हो करके इसको होना क्या चाहिए था? 289 होना चाहिए था, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन इसमें ना जा करके वो आगे जम कर जाता है, ठीक है। जबकि KLMN में क्या है? KLMN सेम एनर्जी है, KLMN, इसमें K की एनर्जी कम है, L की ज़्यादा है, M की और ज़्यादा है, N की और ज़्यादा है, ठीक है। तो उसने क्वेश्चन ये जानने के लिए तुमसे यही पूछा हुआ है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? उसने आंसर किस में लिख रखा है? KLMN में, ठीक है, ये भी देखना, ये कौन सा है? KLMN में है, लेकिन तुमको एक्सप्लेनेशन किस में मिला है? एसपीडीएफ से मिला है। ऐसा क्यों है? ये देखो बहुत ओल्ड थ्योरी है, ठीक है, ये 1913 की थ्योरी है, 1913 की बोर्स मॉडल जो तुम लोग पढ़ते हो वो वहाँ की थ्योरी है। ये एसपीडीएफ जो है क्वांटम की थ्योरी है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जहाँ से स्टार्ट होता है, ये अप्रॉक्सीमेट 1926 की थ्योरी है, ठीक है। उसके लगभग 13 साल बाद इस थ्योरी को दिया गया था, और ये एडवांस थी उससे, अभी भी यही चलती है, ठीक है। तो इसको देखने की बजाय ये KLMN पढ़ने की जगह पर तुमको अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ना होगा तो तुम एसपीडीएफ पर जाओगे, एसपीडीएफ पढ़ोगे, और एसपीडीएफ से इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं वो निकालना सीखोगे, KLMN के थ्रू इलेक्ट्रॉन निकालना नहीं सीखोगे। बस KLMN में लिखा कैसा जाता है इतना सीख लिया, बस बहुत है, लेकिन कभी भी वैल्यूज तुम्हारी सही नहीं आएंगी। अभी हमने देखा कि 18 तक सही चल रहा था, 19 नंबर आते ही सारा खराब हो गया, तो 18 तक तो ठीक ठाक है, ठीक है। तो ये सीक्वेंस कहाँ से आता है, कैसे बनता है, ये सब तो जब एसपीडीएफ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं एसपीडीएफ में, वो सीखेंगे तब। इसके लिए कर लिया क्योंकि इसके लिए हम लोग अभी पढ़ रहे थे, क्वेश्चन ही उसी बेस पर था, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।